अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिट साहब, पेशावर हाई कोर्ट आपको पता है इलेक्शन से पहले किस वजह से ख़बरों में रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ चाहिए हो, चाहे वो 9 मई के वाक़यात में ज़मानत चाहिए हो या बल्ले का मामला लेकर रिलीफ, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट को सरसे में तनकीद का निशाना भी बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इन सियासी रहनुमाओं ने सहूलतकारी का इल्ज़ाम पेशावर हाई कोर्ट पर आयद किया था। लेकिन आज जब मखसूस नशस्तों के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वो दरख्वास्तें सुन्नी तहत काउंसिल की खारिज कर दी और कहा कि आपका इस पर कोई हक नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इसकी डेफिनेशन पर भी बहस होती रही। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी दलाइल दिए। बात यह है कि आपने बहुत अरसा पहले जब ये मामला छिड़ा था मखसूस नशिस्तों का कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तब पेशगोई की थी। क्या कहा था आपने, वो शामिल करते हैं पहले शो में। लीगल पोजीशन बनती है जी। वो आप चैलेंज करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है कि सीट्स मिलेंगी। और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे तो वहाँ यही फैसला आएगा। ओके। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। तो नहीं मिली उनको वो सीट्स, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा जाहिर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या कहेंगे आप? सिंध हाई कोर्ट में भी मामला है, इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी लगी हुई है दरख्वास्त, क्या होगा? देखिए, स्टेक्स बहुत हाई हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, बहुत हाई स्टेक्स हैं। बहुत एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसको डिरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर PTI का ये ख्याल है कि वो उन्हें इंसाफ मिलेगा जिसे वो इंसाफ समझते हैं, वो नहीं होगा। इंसाफ मिलेगा मगर उससे वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो एक खसूसन एक किस्म का इंसाफ चाहते हैं जिसके साथ उनकी मनपसंद इंसाफ आपकी मुरादी है। तो ये देखिए, जब ये फैसला हुआ ना, 2-3 फैसले जो पहले हुए हैं, उससे अब आपको अगला रास्ता नज़र आना चाहिए। जितने मर्जी आप अदालतों में जाके खटखटाएं, जब ये फैसला हुआ कि आपको सिंबल नहीं मिलना, समझिए कि उस वक़्त ये फैसला हो गया था कि यू आर आउट। आपको अंदर नहीं आने देना, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इधर से उधर से, वो कोई सहूलत नहीं मिलेगी आपको जी। तो वही हो रहा है। उसके बाद वो केसेस इलेक्शन से पहले आपको पता कन्विक्शंस हो गई, 1, 2, 3 हो गई मेरा ख्याल है जी। हाँ, 3 हो गई। हाँ, तो फिर उसके बाद प्री इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इलेक्शन की रात को जो कुछ हुआ जी, तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट फुल थ्रॉटल चल रहा है। और प्रोजेक्ट को डिरेल होने की इजाज़त नहीं होगी, कोई नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट चलेगा, खान साहब जो है अंदर रहेंगे, PTI जो है अगर गड़बड़ करेगी तो मार पिटेगी। और ये बिल्कुल उसी किस्म की है, थोड़ा पैमाना ज़्यादा सख्त है जो कि नून लीग के साथ हुआ 17-18 में, तो वो अब इधर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और थोड़ा सा नहीं, इस्तीफा जिससे कहते हैं ना, थोड़े कड़ाके निकल रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि जी कोई रिलीफ मिलेगी PTI को। अच्छा, कहते हैं ना वो कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी से, जो तुसी कहंदे पे हो कि जे गड़बड़ करेंगे तो इन्हां नूं कुट पेगी। अपनी स्ट्रेटजी को भी तो कुट पड़ी। जैसे ये फैसला आया नशिस्तों के हवाले से, तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो कोई सीट ही नहीं थी असेंबली में, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते जाते एकदम ये डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? क्या वजह बनी ये फैसला क्यों चेंज किया? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज यही कहा जा रहा है, अदालत वाले यही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो, जिस पार्टी को आपने अपनाया उसने तो इलेक्शन नहीं लड़ी। उनके जो एक बंदा था उसने तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ा। तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और जिनके पास एक सीट थी, आप उधर क्यों नहीं गए? और आपको याद होगा कि पहले फैसला यही था कि उनके पास जाएंगे। मगर फिर यही होता ना इस मुल्क के अंदर कि जो मजहबी लॉबी है ना, वो फिर प्रिवेल कर जाती है। और स्पेशली KP जैसी एरिया में जहाँ मज़हब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है, तो मेरा ख्याल है वहाँ ये वो जी थे शिया ने उनके साथ हमने नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस वजह से उनको छोड़ दिया और अब भुगता रहे हैं ना जो फैसले किए इन्होंने। अच्छा। तो इतनी इनमें अकल नहीं थी टू अंडरस्टैंड कि देखिए ये सियासत है, इसमें अब मज़हब को आप दूर रखें और अपने आप को बचाएं। मगर नहीं, इन्होंने शुरू में सोचा, फिर किसी ने आके कहा होगा ओ ना 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 ना, वी डोंट वांट टू बी लिंक्ड विद देम, ओ जी ये हो गया, ओ जी हो गया। ये इस मुल्क की प्रॉब्लम है कि आप आधे पाकिस्तान को तो पूरा मुसलमान मानते नहीं हैं, और इस किस्म की बात। और तो ये हम जब
बड़े हो रहे थे तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। ये नया पाकिस्तान है जिसको मैं तो नहीं पहचानता, जिसके अंदर ये सारी फ़िरका वारियत और ये सब कुछ चल रहा है। और इमरान खान जैसा शख्स जिसकी पार्टी लिबरल पार्टी को, खान ख़ुद जो है वो मजहबी ज़रूर है मगर वो सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहता जिस तरीके से मजहबी जमातें लाना चाहती हैं। बातें करता है, यू टर्न्स लेता है, मगर उसका ड्रामा है। अदरवाइज ही इज़ वेरी वेस्टर्नाइज्ड। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस है कि पीटीआई ने उस जमात को नहीं अपनाया। अगर कर लेते तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना था, एक अच्छा मैसेज जाना था, और फिर आज ये जिस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको हो रहे हैं ये ना होते। वो तो मिलते भी रहे सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी तो मुलाकातें भी होती रही, बल्कि वो तो हाई कोर्ट से रुजू करते रहे कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट हुए कि है ही नहीं आपकी असेंबली में सीट। तो अगर ऐसा ना होता, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिले होते तो ये वाली बुनियाद ही ना बनती। ये जो टेक्निकल नॉकआउट्स होते हैं ना, ये सबके साथ हो जाते हैं जब वक्त आता है ना। अच्छा। तो ये आप देखिए ना, वो इकामा, उसके लिए तो मेरा ख्याल लंबा ही टेक्निकल बनाना पड़ा उसको नॉकआउट करने के लिए। जी, वो पनामा से रास्ता लेते कामा, फिर तनख्वाह का मामला। ये जो है कि जी फॉरेन फंडिंग जी कितने साल चली, 7 साल लेके बैठे रहे कि जब वक्त आएगा तो ढा। उससे पहले कोई फैसला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा ख्याल है 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और गए या 2, और कोई फैसला नहीं किया। और पता नहीं 80 के करीब हेयरिंग्स हुई और पोस्टपोनमेंट्स हुई, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए, मगर कुछ नहीं हुआ ना। जब वक्त आया डज। अच्छा, इसी तरीके के साथ ये जो टेक्निकल केस है, तोशाखाना तो इतना टेक्निकल नहीं है, उसमें तो काफ़ी एविडेंस भी है और गड़बड़ हुई है, खान साहब ने की है। मगर ये जो केस था सिंबल का जी, टेक्निकल नॉकआउट जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल नॉकआउट, तो ये भी टेक्निकल नॉकआउट है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उसका देखिए, लेट मी बी क्लियर, मेरे जहन में इकामा वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इंसाफ नहीं मिला नवाज शरीफ को। मेरे जहन में सिंबल वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। और ये जो इस वक्त चल रहा है रिजर्व सीट्स और ये तो इनकी अपनी हमाकतें हैं। सो आई डोंट कांट से कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में इन्होंने खेला है। ठीक है, और इसको लिंक लोग कर रहे हैं कि ये असरअंदाज होगा सेनेट इलेक्शन पर भी। अब सेनेट इलेक्शन के जब जिक्र आता है तो बात होती है कि उसके लिए इमरान खान साहब से मुशावरत की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार पेश आएगी। आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो लिंक होती है मुलाकातों के साथ, वो थी अडयाला जेल के हवाले से कि उस पर अटैक की गई और कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ मवाद के साथ। वो पेशन गोई क्या थी, क्या फरमा रहे थे आप, वो शामिल करें जी। अगर ये थ्रेट अगर है अडयाला जेल, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मेरिट पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, को खतरा है, तो इसलिए हमें खान साहब को सेफ प्लेस पे ले जाना है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मुझे मेरे खटकी। मैंने फिर फ़ोन उठाया अपनी चिड़िया को, इधर आओ, जाके पता करके आ। और कहा सर होने हुक्म, उड़ गई वो। अच्छा, उड़ के वापस आ गई, कहने लगी सर मैंने सारी आईबी को भी चेक कर लिया है, मैंने पुलिस से भी पूछ लिया है, मैंने जो एंटी टेररिस्ट हमारे अदारे हैं उनसे भी पूछ लिया। कहने ना सन तो कोई पता ही नहीं, ऐसी कोई गल ही नहीं हुई, कोई बंदे नहीं आए अफगानिस्तान तो, कोई हथियार नहीं मिले, कोई उन्होंने कोई मैप शैप्स नहीं सन। ये तो लगाई गई है खबर। खबर ये लगाई गई है, लेकिन खबर के बाद जो पाबंदी लगाई गई है वो इसीलिए खबर लगाई थी ना, हाँ, ताकि पाबंदी लगे, तो इसीलिए लगाई थी। हाँ, महकमा दाखिला में एंट्री होती है किसी की, फिर महकमा दाखिला की जानिब से अगला सवाल जो है, जो लोग जिसके ऊपर लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि ये पाबंदी लगाई क्यों, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली वो ये वजह है अमनो मान की, दहशतगर्दी के खतरात वजह, या इमरान खान साहब वजह? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, लोग कोई यकीन नहीं करता कि कोई दहशतगर्दी का मसला है। सारे यही इस वक्त जो एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं और जो तज्जियाकार हैं और जो सियासतदान हैं, यही कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, खान को पाबंद करना, लोगों से मुलाकात करने से रोकना, क्या वजह है इसकी? या ये 15 दिन के अंदर कोई और ड्रामा होने वाला है? अब ड्रामे तो 2 ही हो सकते हैं ना, एक तो ये कि ये लोग जाते हैं, खान को मिलते हैं, फिर आके बड़े तंदना के करके बयान देते हैं, फिर एक स्ट्राइक का उल्टा कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं, और खान जो है वो जिंदा है, क्योंकि जैसी उसकी बात होती है तो खान जिंदा हो जाता है। ऐसे ही है ना, अब तो वो AI भी इस्तेमाल कर रहे हैं खान को जिंदा करने के लिए, ऐसे ही है ना। तो खान की बातें जो है हर रोज़ बाहर आ रही हैं कोई ना कोई। तो इसलिए एक तो ये था कि इसको टेम्परेचर को लोअर किया जाए। ये जो हुकूमत है अब ये IMF के साथ आगे बात करने जा रही है, मुश्किल दिन आ रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए खान से। अच्छा। खान के जिप अप कर दिया जाए। उसका एक ही तरीका है, खान तो जिप अप होता नहीं है,
वो जिप यही है कि जो मिलने जाते हैं उनको जिप कर दिया जाए, वो जाने ही ना दिया जाए। एक ये, दूसरा ये है कि जो स्पेकुलेशन चल रही है कि यार ये 10 दिन कर लेंगे फिर और क्या करेंगे, अदालतें तो नहीं छोड़ेंगी। अदालतें तो कहेंगे जी ठीक है आपको थ्रेट है, मगर ये 3 वकील तो जाएंगे, ये 2 वकील तो जाएंगे, उन्होंने अपने केसेस डिस्कस करने हैं, ये तो रोक नहीं सकते इस चीज़ को। तो फिर अगर रोक नहीं सकते तो फिर ये मतलब, इसका ये मतलब है कि ये मकसद नहीं है कि लोगों को रोका जाए फ्रॉम मीटिंग खान। कोई ये वकील जाके सुनाते हैं और आके बात खरी कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, खान कहता है श्रीलंका बनने वाला है, तो मतलब ये है कि वो तो बड़ी अलार्मिस्ट किस्म की चीज़ है ना। तो मैं ये समझता हूँ ये बात नहीं है कि वो खान की बात को बाहर नहीं निकलना चाहते। अच्छा। वो तो निकलेगी, निकल रही है और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालतें कहती हैं कि उसका हक है अपने वकीलों को, वकला हजरात को मिलने का। जी। जब जैसे ही वो अपने, और उसके वकला जो है सारे सियासी लोग हैं, तो वो सारे पैगाम आ रहे हैं जा रहे हैं, पर्चियाँ भी होंगी आएंगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए वो शायद नहीं है। इसका ये मतलब है फिर कुछ और होगा। अब मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक, जहाँ तक मेरी खबर थी वो तो मैंने आपको दे दी। अब उसके आगे जो है वो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं समझता हूँ ये बात तो नहीं है कि जी खान को रोका जा रहा है फ्रॉम मीटिंग पीपल, वो दैट इज़ जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू। मेरा ख्याल है कुछ खान से कुछ लोगों की मुलाकातें भी करवाना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनकी वो चाहते हैं खान से मुलाकात हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये इश्यूज़ हैं। अगर तो खान के साथ किसी की मुलाकात होनी है या करवानी है या कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है, अच्छा, तो मैंने पहले भी कहा था अडियाला जेल में आप नहीं कर सकते, वो तो घिरा हुआ है मीडिया का वहाँ और पीटीआई का, कोई ना, वो तो सारा वक्त, और फिर अंदर लोग हैं जो कि पीटीआई के सिंपथाइजर्स होंगे, अदर प्रिजनर्स, तो वो तो बात बाहर आ जाएगी। अगर कोई मिलने जाता है ना खुफिया तौर पे खान को, अच्छा, तो वो छुपी नहीं बात रह सकती। खान को जेल से निकाल के, अपनी सेल से निकाल के वो कहीं और भी ले जाए ना जेल के अंदर, तो भी पता चल जाएगा, वो छुपी नहीं रहेगी बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश हो रही है कि खान को इस जेल से किसी और जेल में या रिहाइश में तब्दील किया जाए। अब यहाँ भी स्पेकुलेशन हो रही है, मेरा ख्याल था कि शायद क्योंकि अहलिया जो है वो बनी गाला में है, तो इनको भी बनी गाला ले जाया जाए शायद, मगर फिर खान खुद कहता है मैंने तो नहीं जाना। अगर इतनी बात थी तो फिर अहलिया को क्यों इजाज़त दे दी वहाँ रहने की, वो तो जिस दिन चाहें वहाँ से हट सकती हैं। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि उनको वहाँ रखा हुआ ताकि उनके ज़रिए खान के साथ कोई बात हो सके। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है कि खान को बनी गाला ले जाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, तो सख्ती करने वाले हैं खान के ऊपर, क्योंकि खान बाज नहीं आ रहा, खान जो है बैठा है, खान कह रहे हैं कर देंगे वो कर देंगे, तो खान को थोड़ा सा सबक और सिखाया जाए, टाइट किया जाए। अच्छा। और टाइट करने वास्ते कुछ लोग कहते हैं मच जेल ले जाएंगे, कोई कहता है साहिवाल ले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खान को ये टाइट करने का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा, बिकॉज खान टाइट नहीं हो सकता। ये इनकी गलत फहमी है अगर इनका ख्याल है कि खान को किसी जगह फेंक देंगे और खान जो है वो बड़ी तकलीफ ही होगा। खान तकड़ा आदमी वो नहीं होने लगा। मुलाकातों की आपने खबर देकर बस बात खत्म, मुलाकातें हो सकती हैं। अच्छा, अब मैंने यही आपसे कहा कि वो डिपेंड करेगा ना कि खान को कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, और अगर ये भी हो सकता है कि खान को कहीं ना ले जाएं, ये उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर हमें करना पड़े तो ये करना पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या आता है। अच्छा, अब रिएक्शन तो आना शुरू हो गया है। अब तो लोग प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं खान को रिहा करो। हाँ जी बिल्कुल, वो अलीमीन गंडापुर और थोड़ी सी पीटीआई के अंदर कुछ नरमी नजर आनी शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब भी नरम पड़े, हाँ, और कहीं सख्त कहीं नरम। चीफ मिनिस्टर साहब भी आजकल थोड़े से ऐसे हुए हैं, अलीमीन गंडापुर साहब, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था खान का सिपाही, और जिस तरीके से भी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक का मुझे एक्चुअली कहा जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आप देखते चले अगले 8-10 दिन के अंदर क्या होता है। उसकी वजह ये है कि या तो ये एक्सपेरिमेंट वो सोचेंगे कि नहीं रहने दो ऐसे ही, तो या फिर वो कोई कदम उठाएंगे, तो हमें समझ आ जाएगी क्या, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ। हाँ। अभी तो हमने आपको तैयार कर दिया है कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, और 2 हफ्ते ही क्यों, ये और पहले भी मैंने इशारा किया था, वहाँ तक तो आ गए, वहाँ तक तो आ गए आपने अडियाला जेल और थ्रेट्स का इशारा करने के बाद सिचुएशन डेवलप वैसी ही हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुई। अच्छा, बिफोर वी टेक ब्रेक, ये IMF वफ्द जो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, जब ये इससे पहले आए थे और डिफ़ॉल्ट होने की बातें थी और मुज़ाकरात चल रहे थे, तो जाके ज़मान पाक मुलाकात की थी IMF की डेलीगेशन ने। अब फिर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये स्पेक्युलेट करना ठीक होगा कि IMF को रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल नहीं, IMF का कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को मिलने में। IMF और अमेरिकन गवर्नमेंट
ने ये फैसला कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को चलाना है उन्होंने भी, इसको डिरेल नहीं होने देना। इसलिए IMF की टीम आ गई है और आप देखिएगा बिल्कुल सब स्माइल्स होंगी, सबकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, हमारी तरफ से भी मुस्कुराहट होगी, उनकी तरफ से भी कोई सख्ती नहीं होगी। IMF किसी सूरत में इमरान खान के 10 मील के करीब भी नहीं जाएगी। अच्छा, ठीक है, ऑल स्माइल्स। सो हियर वी टेक ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन फिर एक दरख्वास्त आती है इलेक्शन कमीशन में, असासे छुपाने के इल्ज़ाम में अली मीन गंडापुर साहब को नाअहल करार दिया जाए। ये रिक्वेस्ट की जाती है एक शहरी की जानिब से, मोहम्मद कफ़ील नाम है उनका, और वो इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए मुकर्रर कर देता है। अच्छा, ये दरख्वास्त आती है इलेक्शन कमीशन में 12 मार्च को और वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। तो अगले दिन अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर लेते हैं। मुलाकात बड़ी खुशाइंद होती है, जो बाद में एहसन इकबाल साहब के पहलू में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और साथ मिलकर चलने का इंदिया देते हैं। ये सब हैरान हो रहे हैं कि क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई, और क्या वो कोई मैसेज लेकर गए, और क्या ये मुलाकात ब्रिज बन सकती है बिटवीन इमरान खान एंड शहबाज शरीफ? देखिए, कोई मैसेज वैसेज कोई नहीं, कोई ब्रिज विज कोई नहीं बननी। गंडापुर साहब के 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक ज़ाती जो जिसका हवाला आपने दे दिया कि अब इलेक्शन कमीशन इन्होंने धरेगी, और एन मुमकिन है कि इनकी छुट्टी करा दें वो, बिकॉज वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। शायद थोड़ा वक्त लगे, तो जाहिर है यू हैव टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, बट गंडापुर साहब को पता कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है अपनी इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर जी। तो बड़े क्लियर इसमें हाई कोर्ट के केसेस हैं कि अगर आप मिस डिक्लेरेशन करें तो 50% ऑफ द केसेस में आप उड़ जाते हैं। 50% केसेस में वो आप ये कह सकते हैं कि जी एक्सीडेंटली मैंने ये लिख दिया, गलती से हो गया, मेरा इरादा नेक था मेरे से। मगर यहाँ तो ये है कि आउटराइट झूठ है ना, जो प्रूव किया जाएगा कि जी आपने लिखा कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने बेची, उसकी बेचने के बाद मैंने उस पैसे के साथ अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर खरीदी वगैरह। अब वो जो इल्ज़ाम है कि ये तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पैसे आपके थे और आपने खरीदी कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए। अच्छा। और ख्याल है ये तलवार लटकाई जाएगी, इसको एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको लटकाया जाता है, जब चाहे बटन दबाएं तो गंडापुर साहब को ये पैगाम मिल जाएगा, और ये मिल गया होगा कि बच्चू तेनू तो जिन्होंने चाहिए ऐसी नॉकआउट कर दी, तो यू बिहेव योरसेल्फ। ओके, नाउ कम्स द सेकंड डायमेंशन। तो गंडापुर साहब ने सोचा होना कि हुण मैं मरवट ने कहना कि ओए तू ही शोर पा, मैं थोड़ा ज़रा संभल के चलना। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। इतना भी गुड नहीं बनेगा गंडापुर, वो तो आउट ऑफ कैरेक्टर होगा, अप एंड डाउन, हॉट एंड कोल्ड। मगर जो सेकंड इशू है क्या? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पैसे लेने गया है। हाँ जी, पैसे लेने गया जी, कुछ ड्यूज है केपी गवर्नमेंट क्योंकि नहीं मिली पहले। हाँ, पहले नहीं मिले, लेकिन अब टेकर ने नहीं दी जी, केयर टेकर्स ने नहीं दी। तो अब क्या इनका ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट उनको दे देगी जिसको ये अपोज कर रहे हैं, और जिसको ये गालियां दे रहे हैं, और जिसको ये तस्लीम भी नहीं करते। तो ये पैसे जो है ना, ये बड़े ज़रूरी हैं केपी के लिए। वहाँ ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, किस स्टेज पे मिलेंगे, क्या लारी लपा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सख्त ज़रूरत है पैसे की केपी को। पैसे के बगैर केपी की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट से आता है, इट्स पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। एक तरफ तो ये प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जो सब प्रोविंसेस को पैसे दिए गए हैं, और जो रहते हैं वो मत दें वापस उनको, क्योंकि हमें फेडरल गवर्नमेंट को ज़रूरत है टू मीट IMF टारगेट्स। अच्छा, तो पंजाब तो दे देगा, सिंध नहीं देगा, केपी कह रहा है मैंने नहीं देने। ठीक है, बलूचिस्तान के बाद थोड़े बहुत है वो ये काट ही लेंगे, मैंने हमेशा कहा। तो फिर तो मसला बन जाएगा ना फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है गंडापुर साहब और केपी की हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया है कि शायद हमें पैसे ना मिले, जो हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो आखिरी इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं वो ना मिले। तो जाओ जाके फेडरल गवर्नमेंट गल करो तो सानू पैसे दो। मेरा नहीं ख्याल कि इनको पैसे मिलेंगे, कतरा करके देंगे ताकि ये बिहेव करें। मगर ये गए थे पैसे लेने, मेरा ख्याल है अमाउंट सिग्निफिकेंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल है तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या होगा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी कहता हूँ इनको कि जी वो IMF से इजाज़त लेके आपको दे दें, बिकॉज हमने तो वो सारे वो पूरा स्टिच अप करना है ना, इतने पैसे, इतने ये वो। तो
अगर बाकी प्रोविंसेस से भी हम ले रहे हैं और काट रहे हैं तो फिर यहाँ से भी करना पड़ेगा। उसने इनको कह दिया जी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ये लीक कर दिए बात के IMF से भी ज़रा बात कर लेते हैं कि ये रिलीज़ कर दें या ना करें। थोड़े से पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, पूरे पैसे नहीं होंगे, वो डैंगल करेंगे। बिहेव योरसेल्फ इफ़ यू वांट दिस मनी। अभी बजट आने से पहले 3-4 महीने तो पड़े हैं ना, जून में आएगा बजट, 3 महीने तो पड़े हैं ना, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है। मेरा ख्याल है इस इंस्टॉलमेंट का अगर 25% हिस्सा भी KP को मिल जाए तो गनीमत होगी, ये नहीं देंगे। तो ये पैसे लेने आए हैं, इनको पता है कि ये एज चीफ मिनिस्टर कामयाब नहीं हो सकते अनलेस ही डज सम रिलीफ वर्क। ये रमज़ान का महीना है एंड सो ऑन, वहाँ किटी खाली हुई हुई है। तो ये ही ड्यूज़ हैं, कोई बिजली की हैं, कोई ये है, कुछ NFC से पैसे आने हैं। तो इन्होंने ये ले गए होंगे वहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट लेके, इतने पैसे ये ड्यू हैं, इतने पैसे ये ड्यू हैं। उन्होंने कहा 19 मार्च को बैठे हैं, वजारत खजाना के अफसरान को कहा है आप IMF के बाद बैठे इनके साथ और इनके, तो वो बैठेंगे और कहेंगे जी आया तो चैलेंज करते हैं, ये तो इतना है नहीं, ये गलत फिगर है। अच्छा, ये फिगर आपने कहाँ से ले ली, हमारा फिगर तो ये शो करता है। पहले तो यहाँ झगड़े डाल देंगे, फिर कहेंगे जाओ जाके पता करके आओ, टाइम पास होगा, फिर कहेंगे अच्छा ये रिलीज़ कर देते हैं, इसको इतना कर दें तो इसको बाकी जो हम चेक करते हैं तो ये जो है इसको हम चलें, अच्छा हम कुछ करते हैं जी, करते हैं जी। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तो इधर खींच देंगे, फिर उसके बाद थोड़े से पैसे फेंक देंगे, वो कहेंगे ये तो पूरे नहीं दिया आपने। मैंने कहा नहीं वो हम दे देंगे, ज़रा भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अभी आपको पता ही है ना IMF का, जैसे पहले सिंध के साथ होता रहा, तो आपको पता होगा, आप तो IMF के पास गए थे कि बिल्कुल कोऑपरेट भी ना करे, तो अब आप कैसे हमें कह सकते हैं, किस मुंह से कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें, बैठे चुप करके बैठो। अच्छा, यानी पहले जो सिंध के साथ विफाक के मामलात होते थे, अब KP के साथ भी वही होगा, वही रवैया होगा। अच्छा, जब टेबल्स टर्न करने की बात होती है, आपने 4 हलकों की बात की थी, असद कैसर साहब उसको थोड़ा आगे ले गए हैं, वो 10 हलकों के ऑडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि 20 हलके जो हैं वो पलटाए जाएंगे और वहाँ से हमारी सीटें हमसे छीन ली जाएंगी। अभी हमने गुजरांवाला में NA 81 का भी देखा कि वहाँ रीकाउंट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए, PTI के हल्फ उठा चुके हैं, वो जीत गए। क्या रीकाउंट में वो खदशात PTI जो जाहिर करी है वो दुरुस्त साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने 5 सीटें या 10 सीटें खुलवानी है ना नून लीग की, तो आप जो डिमांड करेंगे वो 20 का डिमांड करेंगे। ये नॉर्मल नेगोशिएशन का टैक्टिक है। आपने गाड़ी बेचनी है 50 लाख की, आप कहेंगे यार मैं तो मेरी डिमांड है 75 लाख, वो कहेगा यार 30-35 तो उतने तो दे नहीं सकते, तो ये फिर चलेगा 30-35 से 40 हो जाएगा, वहाँ 75 से 60 पे आ जाएंगे, इवेंचुअली डील होगी जाके 40-50 के ऊपर। यहाँ भी वही है कि इन्होंने पहले तो 4 मांगी थी, अब जब उन्हें पता चला कि 4 शायद होने जा रही हैं, ठीक, और मेरा ये व्यू था कि इसमें कुछ दाल में काला है, तो वो पता चल जाएगा एज वी गो फॉरवर्ड। अभी फैसल वावड़ा साहब को किसी ने पूछा, और आपको पता है फैसल वावड़ा साहब कौन है? फैसल तक मुझे पता है, वावड़ा का नहीं पता। अच्छा, तो वावड़ा साहब को किसी ने पूछा, एक एंकर ने, कि वावड़ा साहब है जी गल चल रही है जी गल चल रही है कि 4 सीटां, हाँ जी, जिहदे विच नवाज शरीफ साहब नूं तुसीं शायद नॉकआउट कर दिओ जी, ते चक्कर की है। हाँ। तो ये सही है, बड़े बड़े सहाफ़ी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखे, वो कह सकते थे नहीं सही, कह सकते थे सही है, मगर जब क्योंकि वो खुली बात करते हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद मसले बनेंगे, ये नहीं कह सके कि ये सही है ये गलत है। तो कहते हैं वो देखिए ना, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो देखेगी इस चीज़ को कि क्या करना है, ये चीज़ें तो वहाँ पड़ी हुई हैं, तो देखते चले आप, अगले 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगी बात। तो उससे तो यही पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कुछ गाल में काला है, कोई थ्रेट है, या तो मियाँ साहब को नरम करने की कोशिश की जा रही है विद दिस थ्रेट, या शायद PTI को अपीज़ करने की कोशिश कर रही है कि हम इधर भी 3-4 नॉकआउट कर दे रहे हैं और आपके भी 8-10 जो नॉकआउट हो रहे हैं, जो उधर उनको डर लगना शुरू हो गया है कि हमारे 20 नॉकआउट हो रहे हैं, उनको शायद डर लग रहा है 8-10 उनके नॉकआउट ना हो जाएं। तो ये चीज़ें गेम्स अब शुरू हो गई हैं चलनी, और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी माहिर है इन चीज़ों में कि दोनों को चलाना। तो लेट्स तरीके से ये कहाँ जाती है। और बाकी भी ये आयशा के जब ये इस किस्म की चीज़ होती है ना, इस बड़े पैमाने के ऊपर गड़बड़ हो जाए अगर, तो वो सही नहीं होती, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है। उसको फिर बाद में ठीक करना पड़ता है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ट्वीक करना पड़ता है।
वो मतलब ढिले कोई तस्मे पूरे बंदे नहीं जाते, वो बनने पैंदे ने, कोई चीज़ रह जाती है उन्हें ठीक करना पैंदा है। तो ये वो टिंकरिंग अब होगी कि थोड़ी बहुत प्रूनिंग हो जाए, जैसे कहते हैं ना पत्ते काट के तरह थोड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बन जाए। अच्छा। कुछ शायद इनको ज़्यादा सीटें मिल गई हैं वो कम हो जाएं, कुछ सीटें नवाज शरीफ साहब को जो मिली हैं शायद वो उनसे ले ली जाएं, ताकि नवाज शरीफ साहब और PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये भी थोड़े से सेट हो जाएं, ज़्यादा ही ना अखा कड्डन साढ़े नाल साड़ी गल ना मनन। आगे बहुत सी चीज़ें आनी हैं जहाँ नून लीग के जो बाहर लोग जो बैठे हुए हैं वो इन हो जाएंगे, वो बहुत प्रेशर डालेंगे जो उन लोगों के ऊपर जो अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें और बदनामी हो रही है और आवाम हमसे दूर हो रही है। जावेद लतीफ़ साहब जो भी है, अब नाम जावेद लतीफ़ साहब भी हैं और भी बड़े हैं जो कि नाखुश हैं, और मियाँ साहब सबसे ज़्यादा नाखुश होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब गेम चलेगी, जैसे जैसे चलेगी खादम हाज़िर है, हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है। जमहूरियत की ट्यूनिंग के हवाले से तो आपने खूब कहा, हमेशा से चलती आई है और अब मज़ीद होगी, और इसके नित नए अंदाज हम देखेंगे आने वाले दिनों में। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं इसी साल के आखिर में, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप अहम है अमेरिका की सियासत में, तो हमारे मुल्क की सियासत में डोनाल्ड लू बहुत अहम है। आपको पता है कि उनका नाम गूंजा था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले इमरान खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा, लेकिन अब वो आ रहे हैं छुरी के नीचे। छुरी के नीचे यूँ कि अमेरिकी कांग्रेस में होगी पाकिस्तान में इंतखाबात और जमहूरियत के मामले को लेकर समाअत, और उसमें उन्हें बतौर गवाह बुला लिया गया है। एक तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लॉबिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में अपने लिए करी है, क्या ये उसका असर है? दूसरा सवाल ज़िमनी कि डोनाल्ड लू अपने दिफा में क्या कहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है PTI की, अमेरिका में है या UK में है या यूरोप में है, अमेरिका में तो बड़ा पैसा है उसके पास, और उन्होंने लॉबिस्ट भी हायर किए हैं और उनकी काफ़ी क्लाउट है विद द लोकल कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कल्टिवेट किया जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इसमें डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स लीड में होते हैं। और वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं टू द इलेक्शन कैंपेन्स ऑफ सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन। कोई $1000 देता है, खरीदते हैं। तो उनका वहाँ सिस्टम ऐसा है कि लोकल जो है, यू हैव एक्सेस टू योर सेनेटर एंड योर कांग्रेसमैन, तो एंड दे आर रिस्पॉन्सिव। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपको याद होगा शुरू में हमने खबर सुनी थी कि PTI ने 4 कांग्रेसमैन घेर लिए और उनसे बयान दिलवाया था कि पाकिस्तान इलेक्शंस जो हैं और गड़बड़ हो गई है, देखा जाए। और मैंने आपसे कहा था इससे कुछ नहीं होगा, ये ज़्यादा होने पड़ेंगे, फिर जाके शायद कोई बात इनकी बने, कोई सुनने के लिए तैयार हो। उसके अगली स्टेज फिर इन्होंने मेरा ख्याल है 20 या 30 के करीब लोग इकट्ठे कर लिए, उनसे सिग्नेचर्स ले लिए और उनसे रेजोल्यूशन पास करवाया कि आप इंतखाबात और हुकूमत को तस्लीम ना करें जो पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से अब ये कांग्रेसनल हियरिंग कॉल हो गई। दिस इज़ द क्लासिक अमेरिकन वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन, एंड बिकॉज लॉबिस्ट का सिस्टम है वहाँ, और वहाँ के जो PTI के लोग हैं उन्होंने डन अ गुड जॉब। वो और बात है कि एक तरफ गाली दे रहे थे, तब जब ज़रूरत पड़ गई तो उन्हें कि आगे जाके किटने झोंक दिए कि हाँ जी तुसी आ जाओ माई बाप। पहले गालियाँ दे रहे थे कि माई बाप जो है उनकी ऐसी तैसी, स्लेवरी और ये वो, और अब उसी माई बाप के बाद पहुँच गए। बट देन गिव देम क्रेडिट कि यू टर्न के तो मास्टर हैं और सियासतदान होते ही हैं। अब बाय द वे ये यू टर्न तो PTI तो कि हम समझते थे PTI मास्टर है, मगर नून लीग भी लगता है ऐसे कि उन्होंने भी एक MSc कर ली है यू टर्न्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ, वो नजर आ रहा है ना, बयानिए शानिए सब फारग हो गए। मास्टर्स इन साइंस ऑफ यू टर्न, मास्टर्स इन साइंस ऑफ यू टर्न। खान साहब तो PhD थे, ये पहुंच रहे हैं, इनका पहला साल मतलब MSc तक हो गया इनका, खान साहब ने सिखाया। हाँ, तो खान साहब की पॉलिटिक्स इज़ वेरी पॉपुलर नाउ, कि यू टर्न पॉपुलर, तो वहाँ इन्होंने कर लिया है। एंड आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्टली अ रिजल्ट ऑफ द लॉबिंग, एंड हैट्स ऑफ टू PTI अमेरिका, जिन्होंने ये एफर्ट करके और यहाँ तक ले आए। इम्पैक्ट क्या होगा? अब आइए, इम्पैक्ट क्या होगा? ज़ीरो इम्पैक्ट इसका कोई नहीं होगा। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डोनाल्ड लू का जो जाना है ना, दैट इट सेल्फ इज़ अ गिव अवे, मीनिंग उससे पता चलता है कि इसका कोई चीज़ इसमें से PTI के लिए नहीं निकलनी। अच्छा, क्योंकि डोनाल्ड लू जो है, अगर वो ऐसी को बात कर दे कि पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है, तो वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा ना, ठीक है ना। बिकॉज उसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि वो तो चाहता ही नहीं था कि इमरान खान इलेक्शन जीते या रहे जी। वो तो पहले चाहता था कि ये जाएं, फिर ये तो नहीं चाहता होगा ना कि जाएं और फिर आ जाएं वापस। तो वो तो अब यही बात करेगा। उसको भेजा गया है 2 बातों के लिए।
एक ये कि अपना मौक़िफ़ जो है कि वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड ओके इन दी पाकिस्तानी इन दी पॉलिटिक्स, ठीक, मगर उसके साथ साथ ये भी कि देयरफॉर वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये इंटरनल अफेयर्स हैं, वो वहाँ अदारे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो जाए वहाँ। हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ रिगिंग के क्लेम्स हैं, हमें सुना है, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ सवाल होंगे ना कि आपने कोई तफ्तीश की है, आपका क्या ख्याल है, ये सही है, ये गलत है, तो वो गोल मोल जवाब देगा। कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ वहाँ रिगिंग हुई है और हम उसको कंडेम करते हैं, ऐसे कभी नहीं होगा। वो कहेगा हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मगर पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी स्टेबल है इस वक्त, इसीलिए IMF जा रहा है वहाँ, एंड इस किस्म की वो बातें होंगी डिप्लोमेटिक, और कोई रिलीफ नहीं मिलेगी PTI को फ्रॉम द कंग्रेशनल हियरिंग्स। थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी डोनाल्ड लू को, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है वो बैठे में अब सवाल जवाब करने के लिए, और वो बड़े लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। डू यू एग्री देयर वाज रिगिंग और नो रिगिंग? तो आगे से डोनाल्ड लू कहेगा वेल सर वी रियली डोंट नो, वी हैव रेड रिपोर्ट्स दैट देयर वाज सम रिगिंग बट वी कांट बी टू श्योर। कहेंगे बट देन व्हाट इज द स्टेट डिपार्टमेंट, यू आर इन द स्टेट डिपार्टमेंट, डोंट यू थिंक यू शुड नो व्हाट इज द CIA रिपोर्ट ऑन दिस? वेल सर वी स्टिल हैव नॉट हैड टाइम टू peruse it, as you know the administration is very involved in the electoral politics and blah blah blah, but we are looking into it and we have set up, so we've asked the State Department to do this in drama। अच्छा, ठीक है, और थोड़े पसीने आएंगे डोनाल्ड लू को, मगर उसी को भेजा इसीलिए गया कि जाके उन्हें अपनी रोटी कमा जा रही है। बहरहाल मैंने हेयरिंग पहले ही देख ली, थैंक यू सो मच। अब एक सवाल का जवाब, बहुत से आए हैं लेकिन हम क्विकली, क्योंकि फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मलिक आमिर साहब, 2 मिनट में। हाँ, मलिक आमिर साहब कुछ जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर। जी, पाकिस्तान के हालात मुस्तकबिल करीब में साल 1.5 साल में ठीक हो जाएंगे? जो हम बैरून मुल्क हैं, जो छोटी मोटी जॉब इधर कर रहे हैं ताकि हम वतन वापस आ जाएं, जितने पैसे हम यहाँ कमाते हैं इतने पाकिस्तान में हम कमा लें। पाजी जिथे बैठे हो टिके रहो उथे, मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा। देखिए, ये जो इस वक्त जिस फेज़ में से पाकिस्तान गुजर रहा है ना, ये बड़ा टफ फेज़ है। ये तो खुद आज या कल औरंगज़ेब साहब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उन्होंने खुद कहा है कि इस वक्त तो हम ब्लीडिंग रोक रहे हैं और स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, तो तवक्को मत करें कोई नौकरियां निकलेंगी या जॉब्स निकलेंगे या जल्दी जल्दी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी या बिज़नेस के इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे और बिज़नेस कारोबार शुरू हो जाएगा। तवक्को ना करें। इस वक्त और इश्यूज़ हमारे लिए, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितनी कीमतें बढ़ानी है एंड सो ऑन। ये जो इशू है ग्रोथ का, जिसके साथ मुलाजमतें बनती हैं, नज़र आती है कि तजारत शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट तो वो कह रहा है कि अगले 3 साल के बाद ये इसका वक्त आएगा। अगर ये अगले 2 साल 2.5 साल हम ठीक निकाल लिए हमने, और ये IMF का प्रोग्राम बरकरार रहा और हमने कोई गड़बड़ ना की या कोई गड़बड़ हो ना गई, तो इसलिए मैं भाई साहब को यही कहूँगा आयशा कि आप शुक्र करें जहाँ आप बैठे हैं, रोटी पानी निकल रहा है आपका, इतने पैसे बना लेते हैं कि कुछ घर भेज देते हैं, बैठे रहें यहाँ, वहीं अपने हालात को बेहतर करें। अगर 3 साल के बाद आपको नज़र आया कि हालात यहाँ बेहतर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं, इन्फ्लेशन महंगाई कम हो रही है, नौकरियाँ मिल रही हैं, खुशहाली आ रही है, तो फिर आप आ जाइएगा। मगर अभी बिल्कुल सोचिए भी मत वापस आने का, अभी इंतजार बिकॉज यहाँ तो लोग दिन रात मुझे अप्रोच कर रहे हैं जी वीज़ा लै दो, असं निकलना है तो लोग दौड़ू ने तो तुसी वापस आने तो सोच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वीज़े भेजने आप तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीज़ा भेजें, स्पॉन्सर भेजें, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। बहरहाल मगर मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, ये ना हो कि मैं कहूँ आ जाओ तो आ गए थे, जुतियाँ पहनते तुसी मेरे घर आ जाओ, और सेठी साहब तुसी कैसी आ जाओ तो कौन नौकरी दियो, मैं भी दौड़ जाऊँगा फिर। बहरहाल अभी तो IMF वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान और 4 दिन उनका स्टे है। अभी तक जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक तो उन्होंने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है, तो आने वाले दिन सख्त और करख्त हो सकते हैं। इसके लिए टर्बुलेंस के लिए पाकिस्तानी तैयार रहें। आप सिटी साहब से मज़ीद कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।